चलेगा। नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। जेल, प्रिजन, जैसे इसका जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक ऐसी दुनिया आ जाती है जहां पर ना हम जाना चाहते हैं और ना ही उसके बारे में जानना चाहते हैं। वहां जो है वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं। ये एक आम नजरिया है जब जेल या प्रिजन का जिक्र आता है। लेकिन जेल के अंदर क्या होता है, वहां की जिंदगी कैसी होती है, वहां जो लोग बंद होते हैं, जो कन्विक्ट्स होते हैं, अंडर ट्रायल होते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होती है, इसको समझना चाहेंगे तो एक ऐसे शख्स से हम समझेंगे जो कि 81 से जेल में था। मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेलर की बात कर रहा हूं। और ये शोले वाला जेलर नहीं है, ये एक ऐसा जेलर है जिसने दर्द को समझा। तो हम सीधे चलते हैं सुनील जी के पास और जानते हैं, आप सुनील गुप्ता जी हैं कि किताब भी आ चुकी है अंडर ट्रायल पर। और इन्होंने तमाम ऐसे लोगों को करीब से देखा है जिसके बारे में हम सोचना बात करना पसंद भी नहीं करते। चाहे वो शेर सिंह राणा हो, चाहे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मकबूल भट्ट की बात करें हम, या रंगा बिल्ला की बात करें हम, ये लोग बात नहीं करते। तो हम सीधे चलते हैं सुनील गुप्ता जी के पास और जानना समझना चाहते हैं कि सर, पहली बात, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपकी जिंदगी का ये रहा, चार शुभराज का जेल से फरार होना। वो जेल से भाग गया था तिहाड़ से और ये बड़ी सुर्खियां बनी थी, आज भी लोग याद करते हैं। 16 मार्च तारीख याद है, साल आप बताइए। 16 मार्च 1986 की बात है। जी। देखिए, आप पहले मैं आपको जेल का एक स्ट्रक्चर समझाऊं कि किस तरीके से जेल काम करती है। जेल में जो भी प्रिजनर होता है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, कन्विक्ट हो या डिटेनी हो, देयर जेल स्टाफ और जो प्रिजनर होते हैं, दे लिव लाइक ए फैमिली। एक्सेप्ट जो बहुत ही डेंजरस प्रिजनर होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। बाकी सारे जो है एक फैमिली की तरह रहते हैं। इनफैक्ट हम बर्थडे भी मनाते हैं लोगों के, उनके घर में कोई खुशी होती है वो भी हम इकट्ठे मनाते हैं, और कोई दुख होता है तो वो भी हम उसके साथ होते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक ए, जैसे कम्युनिटी लिविंग होती है, ये कम्युनिटी लिविंग है। तो चार्ल्स सोबराज का जैसे आपने बताया, चार्ल्स सोबराज 1976 से जेल पे था। तो वो भी बिल्कुल जैसे जेल के काम होते हैं वो बड़ी हेल्प करता था। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जेल में अगर कैदी हमारा साथ ना दे तो हम जेल को 1 घंटे के लिए भी नहीं चला सकते। बिल्कुल। हर एक चीज में उनका, कैदियों का साथ होता है। ऐसी चार्ल्स सोबराज जो है ये हेल्प करता था जेल को चलाने के लिए। ये गरीब कैदी हैं या अमीर कैदी हैं, उनको लीगल हेल्प भी करता था। तो ये अफसरों से मिलता जुलता रहता था और अपना काम करता रहता था। तो ऐसे ही इसने एक दिन कहा कि इसका बर्थडे है तो उसके लिए छोटी सी एक ये मिठाई वगैरह खिलाना चाहता है। तो जब ये इसने मिठाई वगैरह जेल के अंदर ही बनाई इसने मिठाई। उस टाइम पे हम कुकिंग अलाउ करते थे प्रिजनर को, अपनी सेल में, बैरक में अलाउ करते थे। तो इसने जब कहा कि मैं जो है मिठाई बनाना चाहता हूँ अपने बर्थडे की खुशी में, तो हमने इसको अलाउ कर दिया। तो जब अलाउ किया तो जैसे जो लोग भी, इसने चालाकी उसमें क्या की, क्योंकि इसकी तो भागने की प्लानिंग थी। हम्म। इसने चालाकी ये की कि जो भी हमारे सिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर, जिनका काम था कि कोई प्रिजनर भागे ना, उनका काम था उनको रोकना, इसने उन सबको मिठाई खिलाई। और वो बिल्कुल अनसस्पेक्टिंग थे कि इसने मिठाई में कुछ सोने वाली कोई दवा जो है मिलाई होगी। और साथ में इसने उनको रुपया पैसे भी दिए। रुपया पैसे इवन तो तब अलाउ नहीं करते थे हम किसी प्रिजनर को रखने के, पर इसने रुपया पैसे रखे हुए थे। और सबकी जेब में इसने, हमने जब ये देखा तो इसने 50 का नोट जो है हर एक स्टाफ को दिया हुआ था। 50-50 के नए नोट थे इसने जो दिए हुए थे। तो स्टाफ ने जैसे ही इसकी मिठाई खाई, क्योंकि उसमें दवाई मिली हुई थी सोने की, तो जैसे ही उन्होंने वो मिठाई खाई, उनको एकदम वो अपनी सीट पे बैठे बैठे नीचे हो गए या गिर गए। या जैसे हमारा राइफल संतरी है, उसकी राइफल एक तरफ गिरी पड़ी थी और वो बिल्कुल उसका मुंह नीचे था और वो औंधे मुंह लेटा पड़ा था। तो इस तरीके से करके इसने वो जेल का गेट की, जो गेट कीपर होता है, उसकी चाबी इसने ली, गेट को खोला। और ये करीब 13 लोग, मुझे याद है, 13 लोग ये जेल से भाग गए। उसमें कुछ खतरनाक कैदी भी थे जो 13 लोग भागे। और कुछ एक कैदी ऐसे भी थे क्योंकि वो नशे में थे, तो उनको पता ही नहीं था कि वो जेल से भाग रहे हैं। वो भागे और वो शाम को बेशक वो वापस आ गए, उसी दिन 16 तारीख को ही वापस आ गए।
कि हम तो नशे में बाहर भाग गए थे, हमें पता नहीं था कि इसमें नशा है, तो आप हमें जेल पे वापस ले लो। तो अ, इस तरीके से इसने एक बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ज्यादा था बानिस्बत ये एस्केप का, चीटिंग ज्यादा थी बानिस्बत की एस्केप की। जी। सुनील गुप्ता जी, आप लगातार तिहाड़ में ही रहे, 31 साल आपने तिहाड़ में ही गुजारे। तो हम लोग की बात करें, 35। 35 साल गुजारे आपने। अगर मैं अपनी बात करूं या आम जनता की बात करूं, तो 35 साल तो आपने गुजारे, आपने वहां ड्यूटी करी, लेकिन जो आम जनता होती है कोई जाना नहीं चाहता जेल के अंदर। आम राय ये है कि बड़ा निगेटिविटी है जेल के अंदर। तो आप इतने पॉजिटिव कैसे, उस निगेटिविटी में हम पॉजिटिविटी आखिर तलाशे तो कैसे तलाशे? देखिए क्या होता है कि वी आर लाइक ए टीचर। हम जो जेल स्टाफ होता है, जेल का काम क्या है? जेल का काम, पहला काम है कि प्रिजनर्स की सेफ एंड सिक्योर कस्टडी को इंश्योर करना। दूसरा काम होता है कि उनको जो है रिफॉर्म करना। और अगर हम खुद ही नेगेटिव होंगे तो हम रिफॉर्म तो कर ही नहीं सकते ना। जी। तो इसीलिए जो है आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। पॉजिटिव के लिए काफी सारे टूल्स होते हैं। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, ताकि आपका दिमाग जो है फ्रेश रहे। जब आप फ्रेश हो गए तभी आप आगे जेल की कस्टडी को इंश्योर कर सकते हो और प्रिजनर्स को रिफॉर्म कर सकते हो। जेल रिफॉर्म की आपने बात करी तो तिहाड़ का नाम सबसे पहले आता है फेरिस्त में, क्योंकि जब आपने 1981 में ज्वाइन किया था तिहाड़ में, तो बड़ा ही नोटोरियस जेल माना जाता था। लेकिन एक आई किरण बेदी साहिबा, जिन्होंने तिहाड़ की तस्वीर बदल दी। और तिहाड़ को मैं ऐसे कहूंगा कि वो जेल जरूर है, कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, क्योंकि कई जेल उसके अंदर है। वहां बेकरी भी है, कारपेंटरी भी है, और मिनी टेक्सटाइल मिल भी है, लाइब्रेरी भी है, म्यूजिक एकेडमी भी है। तो जब जेल रिफॉर्म की हम बात करते हैं, तो ये जो जेल रिफॉर्म तिहाड़ का हुआ, वो आगे क्यों नहीं बढ़ा और जेलों में क्यों नहीं पहुंचा? देखिए क्या होता है कि जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात कही है कि मैं इतनी टेंशन वाले एनवायरनमेंट के बावजूद मैं कैसे जो है इतना रिलैक्स रहा। क्या होता है कि जब आप जेल को चला रहे हैं, अगर आप खुद ही परेशान होंगे तो आपको हर एक चीज परेशानी उसमें लगेगी, और उसमें रिफॉर्म की तो आप सोच ही नहीं सकते। आप खुद टेंशन में रह रहे हो, और इवन आप अपने परिवार को भी टेंशन में रख रहे हो, और आप प्रिजनर्स को भी जो है टेंशन में रख रहे हो। तिहाड़ में अच्छी बात ये थी कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है। अगर आप और जेलों से तुलना करेंगे तो उनके पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। हमारे पास मीन्स है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिससे कि हम सिक्योरिटी को जो इंश्योर करते हैं। हमारे पास बाहर से स्पेशलाइज्ड पुलिस हैं जो हमें सिक्योरिटी में हेल्प करती हैं। हमारे पास बहुत सारे एनजीओ हैं जो जेल में आते हैं और अपनी डिफरेंट रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज जेल में चलाते हैं। तो उसकी वजह से तिहाड़ में तो हम कर पा रहे हैं। पर ये वाली चीज जो है, जब आप दिल्ली से बाहर जाते हो तो वहां की जेलों में नहीं मिलती। वहां पे आपको अच्छे काम करने वाले एनजीओ नहीं मिलते। जो जेलर होता है वो बेचारा इसी बात से परेशान होता है कि वो जेल को कैसे चलाएगा। उसके पास सिक्योरिटी स्टाफ है नहीं। अगर सिक्योरिटी स्टाफ है भी तो वो ज्यादातर लोग जो है प्रिजनर्स के साथ मिले हुए हैं। ये बहुत ज्यादा होता है कि हमारा स्टाफ जो है प्रिजनर्स के साथ ही मिल जाता है। वो प्रिजनर्स की बात को ज्यादा मानते हैं, जेलर की बात को कम मानते हैं। तो इसी वजह से उनके यहाँ पे ये एक कमियां हैं उनकी, जिसकी वजह से वो जो तिहाड़ का रास्ता है, तिहाड़ के रास्ते पे, रिफॉर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा रिफॉर्म है क्या चीज। हम्म। रिफॉर्म होता है सोचने का तरीका। अगर आप एक अपना सोचने का तरीका बदल देते हैं जिसमें कि आप किसी दूसरे को नुकसान ना करके आप दूसरे का भी भला सोचते हैं, इसको कहते हैं रिफॉर्म। क्योंकि कोई आदमी क्राइम क्यों करता है? वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अपने को फायदा लेना चाहता है। अगर आपने उसका सोचने का तरीका बदल दिया जिसमें कि वो अपना भी फायदा कर रहा है और दूसरे का भी फायदा कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिफॉर्म। और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो आप बेकरी वगैरह की बात कर रहे थे। ऐसे ही और सारे, बहुत सारे हमारे पास ये वोकेशन है जिसकी वजह से हम उसका सोचने का तरीका जो है चेंज करते हैं। एक आदमी को अगर आप काम सिखा देंगे, उसको आप ऐसा काम सिखा देंगे, उसमें एक कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है कि वो जो है अपनी जीविका जो है मेहनत करके अर्न कर सकता है, तो आप मान के चलो कि वो क्राइम नहीं करेगा। सुब्रत रॉय सहारा की यहाँ बात होती है कि शायद
तिहाड़ या फिर पूरे हिंदुस्तान की जेल में पहली मर्तबा हुआ था जब पूरा बिजनेस सेंटर वहां सेटअप किया गया था। उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दी गई थी ताकि वो निगोशिएट कर सके, क्योंकि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था। उससे पहले और बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होने की शायद संभावना भी तमाम थी। एसी लगा के पूरा बिजनेस सेंटर सेटअप किया गया। तो सुब्रत रॉय सरीखा आदमी जब आता है जेल के अंदर, या यूं कह लीजिए कोई बड़ा बदमाश जेल के अंदर आता है, तो जेल की जो साइकोलॉजी होती है क्या होती है, और जो लोग उसको पूरा गार्ड कर रहे होते हैं, जो अफसरान होते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है उस वक्त? देखिए, जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है, अब जैसे बाहर होता है, बाहर में एक आदमी तो जो है, अगर उसने दूध भी लेना है उसके लिए भी लाइन में लगा हुआ है। उसका जो काम है वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा देके उसका काम हो जाता है। जैसे बाहर फेवरेटिज्म है, करप्शन है, हम ये सोचें कि जेल में करप्शन नहीं होगी तो ये तो सोचना हमारा जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। जैसे बाहर जो है करप्शन है, वैसे जेल के अंदर भी करप्शन है। जेल में आदमी करप्शन करके अपनी सुविधाएं को खरीदता है, बल्कि बाहर जो होता है हम अपनी करप्शन करके वहां पे भी हम अपना जो है एक काम को अपना पूरा करते हैं। तो जो बिजनेस सेंटर बना था उसकी क्या कैसे पूरा हुआ था तैयारी, क्योंकि आप तो उसके साक्षी रहे हैं, तो कैसे क्या तैयारी की गई जी, थी, क्या सिक्योरिटी की? देखो, सहारा के केस में क्या था कि उसने कई हजार करोड़ रुपए जो है उसने सरकार को देना था। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे जेल में रखोगे तो मैं ये पैसे नहीं दे पाऊंगा, और आपको मुझे जेल में रखने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जेल में तो रख के आप उल्टा जो पैसा मैंने सरकार को देना है या और लोगों को देना है वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये ऐसा ऑर्डर पहली बार हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दो जेल के अंदर, प्लस इसको सेक्रेटरिएट स्टाफ दो, ताकि इसने जो भी एग्रीमेंट टाइप करवाने हैं, कुछ और इसने काम करने हैं, वो कर सके। तो जेल में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि जेल के अंदर तो आप ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके जो बायर थे वो ज्यादातर ऐसी कंट्री में रहते थे, अगर हमारे यहाँ दिन है तो उनके यहाँ रात होती थी, तो इसलिए इसको रात को वो चीज करनी होती थी। तो इसलिए हमने एक नोविस तरीका किया कि हमारा जेल कॉम्प्लेक्स जो है, जहाँ जेल कॉम्प्लेक्स में ही एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जहाँ जजेस के बैठने की जगह थी, उसको हमने इसका रूम में कन्वर्ट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और जो जहाँ पे जजेस बैठते थे, जो जजेस का जो रूम होता है पीछे, एंटे रूम जो होता है, उसमें इनका बेड लगा दिया था। तो दोनों जगह एसी होता है, तो इन्होंने एसी की सुविधाएं भी ली और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं ली, प्लस इनके यहाँ इनका सेक्रेटरिएट उसकी हेल्प के लिए बाहर से इनका स्टाफ आता था। प्रोबेबली वो शायद एयरलाइन की होस्टेस वगैरह थी, वो आती थी, वो इनकी हेल्प करती थी। पर उसका इसने कुछ सुना है हमने कि इसने कुछ ज्यादा उसका मिसयूज किया। उसका शायद कुछ बाहर हाँ, भी आया था मामला। खैर, सवाल हाँ, ये भी है साहब हाँ, कि आप इतने साल जेल के अंदर रहे, तो अंडर ट्रायल्स की हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही जो प्रेसिडेंट साहिबा थी उन्होंने भी जिक्र जाहिर किया है इस चीज की, और जुडिशरी भी जिक्र जाहिर करती रहती है कि साहब जेल में आदमी चला जाता है तो फिर वो, गरीबों की जेल हमेशा के लिए होती है, अमीरों की जेल कम समय के लिए होती है, क्योंकि उनके पास वकील नहीं होता है, उनको पैसा खर्च करने का भी जमानतगार नहीं होते, कभी जमानत देने का पैसा नहीं होता है। तो ये हालात कहीं तो सबको पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? किस तरीके से जो जेल आपके तिहाड़ी में, जितने तिहाड़ जेल में ही जितने होने चाहिए उससे ज्यादा लोग बंद, ओवर क्राउडेड है, शिफ्ट बनती है, रात में हम्म। तुम सोओगे दिन में ये सोएगा, इस तरीके की शिफ्ट बनाई जाती है, 4 घंटा तुम सो 4 घंटा ये सो, तब सब लोग सो पाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और क्या आपके नजर में क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जो इन्होंने राष्ट्रपति महोदया ने जो बात कही है, ये वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह चुकी है कि छोटे मोटे केसेस में जो प्रिजनर्स को जेल में नहीं रहना चाहिए। अब देखें क्या होता है, अब रेलवे की टिकट किसी के पास नहीं है, उसको जेल भेज दिया। टिकट उसकी 100 रुपए की थी, उसको जेल भेज दिया, और उसका एक दिन का जो उसका खर्चा आता है वो आता है 450 रुपए। तो वो लोग जेल में पड़े रहते थे, महीनों महीनों जो है जेल में पड़े रहते थे। तो जो राष्ट्रपति महोदय ने बात की है वो यही की है कि आप इतना खर्चा उनके ऊपर करते हो, क्यों नहीं इनको आप बेल पे छोड़ देते, हम्म। इंटरिम बेल पे छोड़ देते।
तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें कई डायरेक्शन है कि 7 साल तक की जिसमें सजा हो सकती है जिस ऑफेंस में, उनमें जो है बेल जो है दैट शुड बी द रूल, और जेल जो है एक्सेप्शन होनी चाहिए। पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ एक वो उसमें हिकअप आते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो नहीं पाता। जैसे कई बार जजेस जो है लोकल श्योरिटी के लिए इंसिस्ट करते हैं, वो नहीं हो पाती। कई बार जजेस श्योरिटी का अमाउंट ज्यादा वो कर देते हैं, तो वो नहीं हो पाता। तो कई चीजें होती हैं जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वैसे जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है जैसे विदेशों में होता है कि जो बहुत मेजर ऑफेंसेस होते हैं, अगर आप सिंगापुर की जेल में जाएंगे, यूएसए की जेलों में जाएंगे, वहां पे क्या होता है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया, किडनैपिंग की है, उनको तो वो जेल में रखते हैं, बाकी जो है उनको जेल में नहीं रखते, उनको बेल पे जो है बाहर देते हैं, उसको लाइसेंस रिलीज कहते हैं वो। तो उनको लाइसेंस रिलीज पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी इनको यही करना चाहिए, भाई आपने हमेशा तो जेल में रखना नहीं। जिसका भी जो चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है, तो उसको जो है, ये चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वो विटनेसेस वगैरह को हैरेस अगर नहीं कर सकता, तो आप उसको जो है वो बेल पे उसको छोड़ दो, लाइसेंस रिलीज के ऊपर छोड़ दो। पर हमारे यहाँ एक सैडिस्टिक प्लेयर वाली बात है। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस उसमें सिस्टम में इतना करप्शन है कि उसमें जो करप्शन होती है, वो करप्शन खाली होती ही इसलिए है, वो कहते हैं कि इतने पैसे दे दो नहीं तो जेल भेज दूंगा। जो पूरी जो इकोनॉमिक्स चल रही है करप्शन की, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो जेल के ऊपर चल रही है। जज कहता है कि आपको मैं जेल भेज दूंगा अगर आप ये नहीं करोगे, पुलिस कहती है आप ये नहीं करोगे तो जेल भेज दूंगा। हर कोई जेल का जो है, पुलिस कहती है कि हम आप ये करो नहीं तो हम जेल भेज देंगे। तो हमें उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। जब तक हम उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अगर बेल जो है हर एक केस में उसको रूल बनाएंगे, जेल को एक्सेप्शन करेंगे, तो उसमें जो है आप देखें हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है किस तरीके से आगे जाके ये फ्लॉरिश होता है। और वी आर दी बेस्ट, आप ये मान के चलो वी आर दी बेस्ट, और हम इसको बेस्ट करके दिखा सकते हैं। पर इसमें यह है कि पुलिस को, जुडिशरी को, प्रोसिक्यूशन को, जेल को, सबको एक लय में सोचना पड़ेगा। सर एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि आप परिवार मानते हैं पूरी जेल को, आप एक परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली यूं कह लीजिए, तो इमोशंस क्या होते हैं? क्या कभी कोई जब अंडर ट्रायल से मिलता है या कुछ होता है, तो अक्सर सुना है कि मैरिजेस का किस्सा सुनने में आता है, तो क्या यह हकीकत है? ऐसा होता है, कोई लव मैरिज हो जाती है जेल के अंदर? क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, जेल के अंदर मैरिज नहीं होती। अब जैसे जेल के अंदर जो है किसी प्रिजनर का जो है, आप देखें उसके बेटे का बर्थडे है, अब वो जेल में अपनी फैमिली से तो मिल नहीं सकता, तो हमारे स्टाफ वाले मिलके चल आज केक काटते हैं तेरे बच्चे के बर्थडे का, केक काट लिया, ठीक है। ऐसे अगर कोई ग्रीफ है उनके उसमें घर में, किसी की मौत हो जाती है, वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम तेरे लिए टेम्परेरी पैरोल, हमारे सुप्रीम जेल को पावर होती है टेम्परेरी पैरोल देने का, तो तेरे को टेम्परेरी पैरोल पे जो है, कस्टडी पैरोल जिसको कहते हैं, उस पे तेरे को छुड़वाते हैं। तो जस्ट एक कम्युनिटी जैसे रहती है, वैसे ही एक फैमिली की तरह एक जेल का आप देखेंगे ना, आपको बड़ी हैरानी होगी, आपने कभी जेल नहीं देखी होगी। आप जेल में जाएंगे तो आपको, आप देखेंगे कि जेलर ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं या अखबारों में देखते हैं। अब मैं जैसे गया था जेल में, तो चार्ल्स सोबराज मुझे मिला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि चार्ल्स सोबराज के ऐसे दर्शन हो जाएंगे। सुनील बत्रा था, विपिन जग्गी था, और बहुत बड़े राजिंदर सेठिया था, जिनको लोग आप देखते थे कि ये टीवी वगैरह पे जिनकी शक्ल नजर आती थी, वो इतने आम तरीके से घूम रहे होते थे। तो ये देख के बड़ी हैरानी होती। पर बाद में मुझे जब इसका स्ट्रक्चर समझ आया तो पता लगा कि वी आर लिविंग लाइक ए फैमिली, और उसमें बेशक ये लोग फायदा उठा जाते हैं, फैसिलिटीज को बाई कर लेते हैं, तो जो कि गलत है। हम जो फिल्मों में जेल देखते हैं, जैसे अपहरण मूवी याद आ रही है अजय देवगन वाली, जिसमें वो जेल जाता है, नाना पाटेकर के साथ काम करता है, वो जेल जाता है तो उसके लिए उसका बैरक सजाया जाता है, पेंट किया जाता है, जिम खोल दिया जाता है। अक्सर सुनते हैं यूपी के जेल के अंदर एक एक बैरक को खाना बनाने का इस्तेमाल होता है, कोई इन्फ्लुएंशियल बाहुबली आ जाता है उसकी वजह से। तो जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं वही तस्वीर हमारे जहन में पैबस्त हो जाती है। क्या वाकई ऐसा कभी होता था या अभी भी होता है? हाँ कितनी नहीं, परसेंट? कभी होता था, अब नहीं होता है ऐसा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से जो है, जैसे अब तिहाड़ का आप देखें, तिहाड़ में तो इवन आप बाहर से खाना भी नहीं ला सकते, कोई फैमिली वाला खाना नहीं दे सकता,
जबकि खाना देना चाहिए, पर क्योंकि खाने को ये मिसयूज करते हैं, जो बाहर से खाना होता है उस फैसिलिटी को मिसयूज करते हैं। जैसे कुछ खाने में जो है करेंसी नोट्स छुपा के ले आते हैं, मोबाइल फोन ले आते हैं, उसमें स्मैक चरस वगैरह चीजें छुपा के ले आते हैं। इसलिए तिहाड़ में खाना हमने बिल्कुल बैन किया, और कई जेलों ने हमारे इसको देख के खाना बैन कर दिया। और इनफैक्ट जेल की क्वालिटी, जो खाने की क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी होती है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब, और जेलों को भी मैं बता रहा हूँ, कई जेलों में इवन बाहर का जो ढाबा होता है उससे ज्यादा अच्छा खाना जो है जेल में मिलता है। अच्छा। खाली एक आपको ये होती है कि आप जो है चार दीवारी के अंदर हो, बाकी आपको खाने वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम कहते हैं खाना बाहर से क्यों आए, बेशक देखो प्यार होता है उस खाने में जो घर से आता है, जी जी। पर हम उसको अलाउ नहीं करते। हम कहते हैं जब क्वालिटी आपको जेल में अच्छी मिल रही है, जिसको कि सेशन जज, हमारे यहाँ खाना जब आता है उसको महीने में एक बार सेशन जज आते हैं, वो खाने की क्वालिटी चेक करते हैं। जेल मैनुअल में जो मेडिकल ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है कि रोज खाना पहले वो चेक करेगा, उसके बाद वो प्रिजनर्स को बटेगा। तो इतनी तो स्ट्रिक्टनेस आप देखो कहीं भी नहीं होती जितनी यहाँ पे है या और जेलों में है। जी बिल्कुल। शायद इसीलिए जेल की रोटी बाहर खाई जाती है। ये कोई और हाँ, मामला है। देखिए क्या होता है कि लोगों का ये सोचना है कि अगर हम जेल की रोटी खा लेंगे, ये मतलब अंधविश्वास ही है। जी 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 जी। उनका ये है कि अगर हम जेल की रोटी खा लेंगे तो हमारा अगर हमारे भाग्य में लिखा है जेल जाना, तो हमने रोटी पहले खा ली तो हम जेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी के केस में जो है हो गया होगा, सच्ची बात होगी होगी, तो वो एक तरह का एक लाल किताब आती है जिसमें जादू टोने वगैरह हाँ। लिखे होते हैं। उसमें ये वाली चीज मैं देख के हैरान हुआ था, बल्कि मैंने लाल किताब वाले को जो है कहा है कि हम तेरे पर मुकदमा डाल रहे हैं। उसने लिखा है जेल की, हाँ, जेल की मिट्टी, जेल का खाना, जेल का पानी, है ना, ये चीज अगर कोई वो कर लेगा, किसी के बुरे ग्रह आए हुए हैं तो उसके बुरे ग्रह टल जाएंगे। लेकिन यहाँ तक मतलब इन्होंने क्लेम किया। लेकिन साहब हमने ये सुना है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो जेल की रोटी खरीदते हैं ताकि उनको कभी जेल जाना ना पड़े। देखिए क्या है कि हमने तो जेल का एक बाहर, जेल के बिल्कुल बाहर ही ना, हमने एक वो खोल दिया था, रेस्टोरेंट खोल दिया था, हम्म। जिसमें कि हम जो भी खाना खाना चाहे वो आके खा सकता था। वो अच्छा। रेस्टोरेंट हमारा काफी अच्छा चल रहा था, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से वो आजकल बंद पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई अपनी अप्रोच लगाता है, जिसकी अप्रोच जैसे चलती है, कोई पैसे दे के, कुछ अपने इन्फ्लुएंस से, ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। जेल की जैसे लकड़ी है, फांसी की तख्ते की लकड़ी होती है, हम्म। उसको बड़ा शुभ माना जाता है। वो कहते हैं कि अगर उसकी फांसी के हम्म। तख्ते की लकड़ी को अगर आप ताबीज बनाते हैं उसकी, और अच्छा। गले में आप टांग लेते हैं, वो हाँ बच्चा अगर रात को डरता होता है या पढ़ाई में कमजोर होता है, तो वो कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। मतलब विश्वास है, हाँ हाँ। अपना अपना विश्वास। ओके। एक साहब और है कि एक कर्मा मूवी आई थी, शायद आपने भी देखा होगा, दिलीप कुमार वाली। उसमें एक डॉक्टर हाँ, डैंग आता है और पूरी जेल को तहस नहस कर देता है। तो वैसा तो सीन कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, लेकिन क्या इस टाइप का कोई ऐसा अपराधी आपसे मिला, उसकी साइकोलॉजी क्या दिखी आपको? देखो डॉक्टर डैंग जैसे मैंने अभी बात की है ना, जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आते हैं वो डॉक्टर डैंग ही होते हैं। जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आते हैं वो डॉक्टर डैंग ही होते हैं, और वो आके जेल की व्यवस्था को तो बिगाड़ ही देते हैं, या तो पैसे की जोर पे या अपनी दादागिरी की जोर पे। ये मैंने देखा है कि जब भी कोई जितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होता है, वो जेल की व्यवस्था को बिगाड़ता है। संजय दत्त का कैसा रहा आपको, जो संजय दत्त जब तक रहे तिहाड़ में? तो हाँ, तो इनका देखो, संजय दत्त का भी हम यही सुनते थे कि उसने जो रूल्स रेगुलेशन जो और एक आम आदमी के ऊपर अप्लाई होते हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार मिल सकता है अपने घर वालों से, वो चार चार पांच पांच बार मिल लेते हैं। क्या रूल रेगुलेशन है कि आप जेल का खाना खाओगे, पर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनका खाना घर से आ जाता है। जो आम आदमी होता है उसको आप बैरक में रखते हो भेड़ बकरी की तरह। जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है उसको आप कमरा देते हो, उसमें टीवी देते हो, बेड देते हो, सब चीजें देते हो। तो ये फर्क होता है, जो जिसको वीआईपी फैसिलिटी आप कहते हैं, ये फर्क होता है वीआईपी फैसिलिटी और आम फैसिलिटी में। ये क्या लीगल है वीआईपी फैसिलिटी? इसका नहीं, प्रोविजन बिल्कुल है? इलीगल। जी। ना ना, बिल्कुल इलीगल। तो फिर भी चलता रहता है? फिर भी चल, मैंने जैसे है ना बाहर, जैसे करप्शन जो है, जो बाहर हम्म। आप देखोगे, करप्शन जो है इलीगल है। बिल्कुल। करप्शन इलीगल है ना, लीगल कभी भी नहीं है, हम्म। पर फिर भी करप्शन है। ऐसी जेल में ये सब फैसिलिटी देना इलीगल है, पर फिर भी जो है वो, क्योंकि वो बंदा इन्फ्लुएंशियल है तो वो अपना
फैसिलिटी को बाई करता है, खरीदता है। अरे प्रेसिडेंट साहिबा ने एक बात और कही थी, और कई मर्तबा इस बात सुनने में भी आई कि जेल होनी नहीं चाहिए। 4-5 चुनिंदा स्टेट्स हैं हमारे मुल्क में भी जहां जेल नहीं है। रीजन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब प्रेसिडेंट साहिबा ने इस बात को कहा जेल नहीं होनी चाहिए हमारी सिविलाइज सोसाइटी में, तो इसका मतलब क्या था? और क्या दिन कभी ऐसा आएगा जब वास्तव में जेल गायब हो जाएगी, या फिर इसको वास्तव में जेल को हम करेक्टिव होम के तौर पर देख सकेंगे? हाँ नहीं, देखिए ऐसे अभी भी क्या है कि हर एक अगर इंडिया की स्टेट्स में हम देखें तो कई जगह आप देखेंगे बहुत ओवर क्राउडिंग है प्रिजनर्स की, कई जगह जो है अंडर क्राउडिंग है, और कई जगह बहुत कम प्रिजनर। मैं आपको एक स्टेट का नाम बताऊं, सिक्किम है। हम्म। सिक्किम में हमने वहां पे एक फीमेल जेल बनवाई थी। अच्छा। तो वहां खाली एक ही फीमेल प्रिजनर थी पूरी फीमेल जेल में। तो उसको रखने के लिए इतना सारा स्टाफ था, सब कुछ था। तो हमने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो उस जेल को फिर हमने वो उसको बंद करना पड़ा, और वो एक लेडी प्रिजनर थी, उसको फिर हमने मेन जेल में अलग से उसको रखा। अच्छा। तो है, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है। देखें, एक स्टेट का कल्चर क्या होता है वो जेल से पता लगता है। ये माना जाता है कि जिस जेल में जो है चोर उचक्के चीट्स ये ज्यादा होंगे, इसका मतलब वहाँ के ज्यादातर लोग जो है चीटिंग चोरी और में विश्वास करते हैं। जहाँ पे मर्डर जेल में ज्यादा होंगे, इसका मतलब उस जगह उस स्टेट में जो मर्डर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही जो है कहीं पे अगर ये जो शराब के केस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है प्रोहिबिशन वगैरह के उसमें जो है काफी वो अट्रैक्टेड है, वो प्रोहिबिशन को मानते नहीं है। वो तो मतलब स्टेट का जो कल्चर है आपका या डिस्ट्रिक्ट का जो कल्चर है वो आपकी जेल से पता लगता है। तो उसी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका कल्चर कोई चीज है, जिस कल्चर में आप जी रहे हो, तो आप जेल में आके बदल तो नहीं जाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 नाम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि एग्जीक्यूशन हुआ था, तक शायद 8 एग्जीक्यूशन आपने देखा है। एक तो रंगा बिल्ला का एग्जीक्यूशन, सतवंत सिंह कहर सिंह का हाँ। एग्जीक्यूशन, फिर आपका अफजल गुरु का एग्जीक्यूशन, और आखिर में मकबूल भट्ट का भी आपने शायद देखा है, और फिर निर्भया वाला एग्जीक्यूशन। इन सब एग्जीक्यूशन में आपको क्या महसूस हुआ कि आप जब जाते हैं, पूछता है जेलर जिसका एग्जीक्यूशन होना, फांसी चढ़नी है, कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस वक्त तो आप हम्म। एक तरीके से वो हो जाते हैं, भगवान तरीके दिखते हैं। और दूसरे, हम्म। और जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर आप एक तरीके से उसका जीवन अंत करने वाले एक माध्यम बन जाते हैं। तो इन एग्जीक्यूशन, बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगा आपको? अब तो एग्जीक्यूशन बहुत कम होता है, आपको किस तरीके से देखा और क्या लगा आपको? देखिए, जो एग्जीक्यूशन होता है मैंने जनरली देखा है, जो लोग जिन लोगों ने जानबूझ के हत्या की होती है, तो उनके मन पे एक डर तो होता है, एक दिमाग में प्रेशर तो उनका होता है। पर वो एक तरह का ना सेटिस्फाइंग मौत जो है वो लेते हैं। हम्म। बाकी जो दूसरे हैं जिन्होंने मर्डर अपने फायदे के लिए किया है, तो उनका ये है कि बहुत ज्यादा उनके उसमें डर उनमें होता है। अब जैसे मैं आपको इसको अपने एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मकबूल भट्ट का आपने नाम लिया, हम्म। उसकी एक कन्विक्शन थी कि जम्मू कश्मीर जो है अलग एक वो देश होना चाहिए। मतलब अलग अलग जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये सब एक यूनिफाई होना चाहिए। तो उसकी कन्विक्शन थी, जब उसको जब क्योंकि उसकी कन्विक्शन थी, जब उसको फांसी दी गई तो वो इतना ज्यादा वो वरीड नहीं था। उसको पता था कि कल को वो शहीदों में उसकी गिनती आएगी। ऐसे ही अब सतवंत सिंह केहर सिंह का देख लो। इनको भी जब किया तो इवन दो सतवंत सिंह की मानसिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पर जब इनका जो है जब एग्जीक्यूशन हुआ तो इनको भी ये था कि इनका जो है शहीदों में नाम आ जाएगा और इनकी फैमिली को जो है मदद मिलनी शुरू हो जाएगी कई ऑटोनोमस बॉडी से। तो वो चीज हो भी रही है, अब हम देख भी रहे हैं कि वो चीज हो रही है। ऐसे ही जब रंगा बिल्ला का वो हुआ तो उनको पता था कि उनके मरने के बाद कोई उनको याद नहीं करेगा। ऐसे लोग बहुत चिंतित होते हैं। ऐसे लोग इतने चिंतित होते हैं कि मतलब डर मौत से उनको इतना डर लग रहा होता है, रोते हैं, कई बार भागते हैं कि किस तरीके से फांसी ना लग पाए। तो ये साइकोलॉजी में एक फर्क होता है। अफजल गुरु। अफजल गुरु का भी था कि थोड़ा बहुत तो डर था, पर मेन उसको ये था कि क्योंकि एक आइडियोलॉजिकली उसका वो था। एक्चुअली उसका ये कहना था, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैंने जो कुछ भी हुआ है ये मेरे से करवाया गया,
मैंने नहीं किया, मतलब करवाया गया मुझसे। और ये चीज आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है कि करवाया गया या नहीं किया। तो वो कहता था मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं चाहता था देश में ईमानदारी हो। और मैं वो PUCL एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं, मैं उसका बड़ा एक्टिव मेंबर था। तो उसने कहा कि मैं देखो आप सुनील गुप्ता जी, आप मुझे कोई जिंदगी तो दे नहीं सकते, अब तो मेरे को आपने लटकाना ही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी ये हुआ है, मैं इसके पीछे नहीं था, इसके पीछे कोई और था। तो ये उसका वो था। तो वो भी जब उसको जब लटकाया गया तो वो उसने गाना गाया, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, गाना गाया। और उसके बाद उसको लटकाया गया। गाना कौन सा गाया था? अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। पूरा गाना गाया था? पूरा गाना गाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील गुप्ता जी हमसे बात करने का। तो आप थे सुनील गुप्ता जी, जो कि तिहाड़ जेल के जेलर रह चुके हैं। और जेल रिफॉर्म की बात हम्म। करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें इनका भी योगदान रहा है। और इनका मानना है कि हाँ, जेल का जो अंडर ट्रायल की जो भीड़ होती है, या यूं कह लीजिए जो ओवर क्राउडेड होते हैं, उसका भी एक इनके पास मशवरा है उसके लिए। अब देखा ये जाए कि वो मशवरा कितना आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कहा भी जाता है कि इंसान भले ही जेल को ना अपना सके, लेकिन जेल उसे अपना ले जाता है। अब कितना सही है कितना मैं गलत देखो बात लास्ट बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। है। देखिए, क्योंकि आपके चैनल को जो है काफी जुडिशियल ऑफिसर भी देखते हैं, वकील भी देखते हैं। देखें, क्या है कि हर एक केस में ना इनको समय सीमा बांध दे। एक समय सीमा बांध दे, जैसे मर्डर का केस है, उसको 3 साल में जैसे खत्म करना है, 3 साल जो है मैक्सिमम समय सीमा हो। चोरी का केस है, उसको 1 साल में खत्म करना है, वो मैक्सिमम समय सीमा है। और साथ में ये कर दें कि अगर इस समय सीमा में नहीं होता तो उसमें एक कंपेंसेशन का ये वो एक प्रावधान कर दें कि जो जो कन्विक्ट है या जो एग्रीव्ड है, उनको जो है कंपेंसेशन मिलेगा। एक बार हमारे हिंदुस्तान का लॉ जो है, अगर उसमें कंपेंसेशन का अवार्ड का हो जाता है ना, सरकार देगी या जिसकी कमी की वजह से हुआ उनकी तनख्वाह से कटेगा, एक बार ये वाली चीज हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान का कानून जो है दौड़ता है। आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब नया नया आया था तो उसमें सजा का प्रोविजन था कि आप फाइन देंगे अगर आपने इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी या गलत इंफॉर्मेशन दिया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। वो RTI एक्ट जो है इतना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा था, सब लोग उसको बड़ा उससे ईमानदारी से लागू कर रहे थे। पर जहां आपने वो जो सजा का प्रोविजन था जो पब्लिक सर्वेंट के लिए, उसको आपने डाइल्यूट किया, तो अब देख लीजिए RTI एक्ट भी ऐसी इंप्लीमेंट हो रहा है जैसे और हमारे एक्ट हैं। तो इसलिए अगर ये यहाँ पे एक समय सीमा बांधे हर एक ट्रायल के लिए, और अगर वो ट्रायल उस टाइम पे नहीं होता खत्म, तो उसमें एक इसका मुआवजे का जो है एक प्रोविजन डाल दें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा 35 साल का एज ए जेलर और उसके बाद 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए एडवोकेट है, 42 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम जो है इतना दुरुस्त हो जाएगा कि हर एक चीज दौड़ेगी। और जो हमारे प्रिजनर जेल के अंदर पड़े रहते हैं, ये आपकी ओवर क्राउडिंग आधी से भी ज्यादा खत्म हो जाएगी। बहुत पर अच्छी कोई आगे, हाँ, कोई इसमें कुछ लेना नहीं चाहता, कोई इनिशिएट नहीं करना चाहता, तो उसकी वजह से सिस्टम सफर कर रहा बहुत है, अच्छी गरीब बात सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने सुनील गुप्ता जी। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा जिससे कि जेल की आबादी तो कम से कम हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। आज के लिए बस इतना ही। सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बहुत जल्द हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया।